नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, यूपी बीडीओ 2018 री एग्ज़ाम का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है और जहां तक संभावना है नवंबर या दिसंबर में इसकी परीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपके लिए लाए हैं बीडीओ 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो कि टोटल 4 सेट में हुआ था, 2 दिन में 4 शिफ्ट में। तो अभी हम पहला सेट करेंगे, जो कि 22 दिसंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इसका देख सकते हैं आप, बुकलेट सीरीज जो है FB है। इसमें तीनों सब्जेक्ट हम करेंगे, हिंदी, रीजनिंग और GS। सबसे पहले हिंदी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देख सकते हैं यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन पूछा है। तो आपको बता दें, या और वा जो होता है, या और वा, ये दोनों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, व। अगला है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन पूछा है। तो अल्प प्राण जो है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा यहाँ पे कौन सा है? तो का, ख, ग। ग देख सकते हैं आप, यहाँ पे तीसरा है और बाकी ख दूसरा है, घ चौथा है, ठ भी दूसरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण पूछा है, तो घोष वर्ण की बात कर लेते हैं। घोष वर्ण क्या होता है? तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण होता है। पहला और दूसरा जो होता है अघोष वर्ण होता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा देखिए कौन सा मिलता है? च, छ, ज। देखिए ज जो है तीसरे क्रम में है, यही हो जाएगा। बाकी क, च, ट जो है पहला ही वर्ग का पहला ही वर्ण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जा हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा वर्ण है चा वर्ग की। देख सकते हैं आप। अगला देखते हैं, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण पूछा है। तो आ, ई, उ दिया है। तो दो ही स्वर ऐसे हैं जो ओष्ठ वर्ण हैं, उ और उ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उनका अर्थ जो होता है कोई तीसरा होता है। जैसे यहाँ पे आंसर हो जाएगा जलज। जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न हुआ, और यहाँ पे इसका अर्थ लिया जाएगा कमल से, इसीलिए ये योग रूढ़ होगा। ठीक है, अगला है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव यानी महाधन उत्सव होगा, ये गुण संधि है। अगला देखते हैं, बैलगाड़ी में समास है। बैल के लिए गाड़ी, यानी यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, आगमन में उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे उपसर्ग है। आगमन में आ उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं, रसोईया में प्रत्यय है। यहाँ प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो होता है पहले लगता है। तो रसोईया में ईया प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम यहाँ पे पूछा गया है। तो गधा जो है तद्भव है, इसका गर्दभ होता है। गाय भी तद्भव है, इसका गो होता है। घर भी तद्भव है, इसका गृह होता है। जबकि क्षेत्र जो है ये तत्सम है, ये खेत का जो है तत्सम है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। यौवन, निर्झर, जीभ, स्थान। तो यहाँ पे जीभ जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है जिह्वा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द ऐसे होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में अपने आप ही आ जाते हैं। तो कटोरा ऐसा शब्द है जो कि देशज है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी यानी कि विदेशों से जो आए हों। तो टिकट जो है यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि विदेशी है। नेक्स्ट है, निम्न में संज्ञा शब्द है। यहाँ पे संज्ञा शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभा। सभा जो है एक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द पूछा है।
तो यहाँ पे कौन जो है सर्वनाम शब्द है। टोटल 11 सर्वनाम होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में विशेषण शब्द है। तो विशेषण पूछा है, यानी किसी विशेष की जो विशेषता बताते हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उचित जो है विशेषण है, बाकी सब विशेष हैं। अगला देखते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया यानी किसी की प्रेरणा से जो कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे गिराना जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में अव्यय है। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ठीक ऐसा शब्द है जो कि अव्यय है, इसमें विकार नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, ये हमेशा ठीक ही रहेगा। नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची पूछा है, तो यहाँ पे भूधर, मीन, वृंद, विहग। तो यहाँ पे विहग जो होगा पक्षी का पर्यायवाची होगा। और भी पर्यायवाची देख लेते हैं, तो द्विज, अंडज, खग और चिड़िया, ये सारी चीज़ें पक्षी की पर्यायवाची होती हैं। नेक्स्ट है जटिल का विलोम होगा। तो जटिल का विलोम यहाँ पे हो जाएगा सरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो देने योग्य है, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो देय जो है, जो देने योग्य है उसके लिए देय कहलाता है। जो पीने योग्य है उसको पेय कहेंगे, जो गाने योग्य है उसे गेय कहेंगे, और दान जो दान दिया गया हो। दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ है। यहाँ पे शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा है। दिन का तो दिवस होता है, दीन का गरीब होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक यानी जिसका अर्थ एक से अधिक हो। तो यहाँ पे अंबर ऐसा शब्द है जो कि अनेकार्थक शब्द है। इसके कौन कौन से और अर्थ होते हैं तो आपको बता दें। वस्त्र, आकाश, कपास, ये सारी चीज़ें अंबर के दूसरे अर्थ हैं। अगला देखते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है, तो यहाँ पे परीक्षा हो जाएगा शुद्ध शब्द। बाकी प्राण गलत लिखा है, प्राण होता है, परीक्षण नहीं परीक्षण होता है, पूज्य नहीं पूज्य होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द पूछा है, तो प्रादेशिक बिल्कुल सही है, माधुर्य भी सही है, व्याप्त भी सही है, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण का परसर्ग होता है में और पर। तो यहाँ पे पर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द पूछा है। पुल्लिंग शब्द अगर पूछे या स्त्रीलिंग पूछे तो एक बार आप उच्चारण करके देख लिया करिए किसी वाक्य में जोड़कर। तो यहाँ पे कैसी क्षमा, कैसी घटना, कैसा क्षेत्र, कैसी रीति, तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसा क्षेत्र, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ऐसे फिर आप देख लीजिए। किसका दुख, कैसी गरिमा, कैसा लेख, कैसा स्पर्श। तो कैसी गरिमा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है। मैंने विद्यालय जाना है, अशुद्ध अंश कौन सा है? तो यहाँ पे मैंने जो है नहीं होगा, मुझे विद्यालय जाना है ऐसा होना चाहिए। अगला है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ये जो है प्रश्न चिन्ह है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगला दिया है, मुहावरा दिया गया है, आसमान फट जाना। मुहावरे का सही अर्थ है, तो आसमान फट जाना यानी कि अचानक से आफत आ पड़ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो स्वावलंबी होना यानी कि पैरों पर खड़ा होना, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यहाँ पे जो सही अर्थ होगा कि कर्म के जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो लाभ ही लाभ यानी कि 5 उंगलियां घी में होना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। तो ये व्याख्या अनुवाद कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखते हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंदर आता है? तो ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी के अंदर अंतर्गत आता है।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, तो संशोधन को अमेंडमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूर सागर के रचयिता कौन है, तो सूर तो नाम में ही लिखा है, तो सूरदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, तो रीतिकाल के कवि जो हैं यहाँ पे बिहारी हो जाएंगे और बाकी सब छायावादी कवि हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में हम इसको देखे हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, अगला जो है, उर्वशी किसका काव्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो उर्वशी जो काव्य है किसका है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखे गए हैं। अगला है, अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा सही से, उसके बाद आंसर करना है। तो डायरेक्ट आंसर हम करा देते हैं आपको, किससे रहित राज्य किस काम का, तो जो है यहाँ पे आंसर होगा प्रियजनों से। ध्यान दीजिएगा, गद्यांश में जो दिया होगा उसी से आपको आंसर करना है, अपने मन से नहीं करना है। यहाँ पे जगत का अर्थ है, तो जगत का अर्थ जो है यहाँ पे किससे लिया जाएगा, तो जगत का अर्थ यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, संसार से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निष्फल का आशय है, निष्फल यानी व्यर्थ होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर राइट होगा, आप देख सकते हैं, जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जीवन को सुखमय बनाना। नेक्स्ट है, निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है, छोटा ई तो ये हर्ष स्वर है, बड़ा ई जो होगा यहाँ पे दीर्घ स्वर होगा, बाकी ए और ए जो है संयुक्त स्वर होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने हिंदी के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब पहले इसके बाद हम जीएस करेंगे, उसके बाद लास्ट में रीजनिंग करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जीएस का, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्ययंत्र से है। तो एन राजम का जो संबंध है वायलिन या वाद्ययंत्र से है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है। तो 2018 के ये करेंट का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है उस समय सोहर का गायन किया जाता है। नेक्स्ट है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो लठमार जो होली जो होता है बरसाना में खेली जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो मिट्टी की बारात जो है शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। आगरा में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद की जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखते हैं, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे पूछा है, चोल अभिलेख के अनुसार जो जैन सभाओं को दान में दिया जाता था उस भूमि को क्या कहते हैं। तो उसको पल्ली शांदम कहते थे। ठीक है, स्कूल को जो भूमि दी जाती थी उसको शाला भोग कहते थे। ब्रह्मदेव जो है ब्राह्मण को दी गई भूमि को कहते थे बेलन उगाई गैर ब्राह्मण को। नेक्स्ट है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो तुगलक वंश की नींव जो है गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन डी, हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो भाई साहब इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शाहजहां ने। ठीक है। अगला है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? बिल्कुल सही, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए बोध गया जो है एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो केवल एकमात्र अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी, 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो कौन से थे? जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। अगला देखते हैं, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क वहाँ पे स्थित है, जो कि कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब तो जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा जो है अरब सागर में जाके गिरती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है यहाँ पे कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम पूछा है तो यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो ये एशिया हो जाएगा, एशिया सबसे बड़ा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध जो यहाँ पे रावी नदी पर बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखते हैं, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरस ज्वालामुखी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलंबिया में। गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो अनुमानित प्रतिशत जो है लगभग 90% जो है उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। नेक्स्ट है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे माननीय रामनाथ कोविंद जी। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के एस के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो कुल संख्या जो है 12 है, जो कि मनोनीत किए जाते हैं। टोटल 250 सीटें हैं राज्यसभा में, ध्यान रखिएगा। इसमें 238 निर्वाचित होते हैं, 200 और 12 जो है मनोनीत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश को विधानसभा का 17वां करने की शक्ति होती है। तो विधानसभा का 17वां कौन करता है? तो ये शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोएडा में। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन जो है नोएडा में किया गया था। नेक्स्ट है, ये भी जो है क्या कहते हैं करंट का क्वेश्चन है उस समय के। 2018 के एटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो उस समय 11वां स्थान था भारत का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तार की मंजूरी दी है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2020 तक मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। अगला है,
भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप लोग जो है वहाँ पे क्या कहते हैं, इस समय ये करंट का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुजरात ने। गुजरात ने जो है सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो कितने सामाजिक मानकों पर आधारित थी? तो 7। ऑप्शन बी करेक्ट है। देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को करंट अफेयर्स बढ़िया से तैयार करनी है। कम से कम 8-10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए डैश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कौन सा लॉन्च किया था? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, COP कनेक्ट। ये भी करंट का क्वेश्चन है उस समय के। अगला देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया है? तो किसको राज्यपाल घोषित किया गया है, हमने गलती से राज्यपाल बोल दिया, उसके लिए सॉरी। राज्यपाल पूछा गया है तो क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड का विस्तृत रूप होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका अगर पूछ लें कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो भारत भाई साहब जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। नेक्स्ट है, 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? तो भारत जो है अभी भी सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है इसमें। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पूछा है, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हमला सतह या अटैक सरफेस। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगला देखते हैं, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 68.7% है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत। अगला देखते हैं, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो यहाँ पे अध्याय पूछा गया है कौन सा कांड? तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू में तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जीएस का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो किछौछा दरगाह पूछा गया है, तो ये अंबेडकर नगर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने जीएस का क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद नंबर है रीजनिंग का, तो हम लोग अब रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, यदि विक्ट्री प्लान शब्द में सभी स्थिरांक को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन बाएं से चौथे के दाईं और दूसरा होगा? यहाँ पे बी गलत लिख उठा है, यहाँ पे बी नहीं होगा। अंग्रेजी वाला अगर आप पढ़ेंगे उसमें सही लिखा गया है। तो विक्ट्री प्लान को सबसे पहले आप जितने भी व्यंजन हैं इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज करना है। तो कुछ ऐसा अरेंज हो जाएगा। सबसे पहले सी आएगा इसमें, फिर एल आएगा, फिर एन आएगा, उसके बाद पी, आर, टी, वी, वाई। इसके बाद आपको स्वरों को जो है व्यवस्थित करना है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है बाएं से चौथे, तो
तो इतने में भी आपका आंसर आ जाएगा। बाएं से चौथे देखेंगे तो 1 2 3 4, ये चौथा हो गया। फिर चौथे के दाईं ओर दूसरा तो 1 2, ये दूसरा हो जाएगा। तो टी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे कूट भाषा दिया गया है कि ऐसे इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। तो आप पढ़ लीजिएगा पूरा क्वेश्चन जो है पॉज करके अच्छे से। हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अरेंज करके आप देख लीजिएगा ऐसे जो भी इसमें दिया गया है, पॉज करके पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, सी आप आंसर इसमें करेक्ट होगा। ये भी कूट भाषा वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी हम आपको आंसर बता देते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे निश्चित कोड में लॉन्गर को QDFMNK के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो इसका पहले वाला शब्द का जो लास्ट अक्षर है उसका एक कम करके इसमें पहला अक्षर लिखा गया, ऐसे ही क्रम में हुआ है। जैसे आर में एक कम करेंगे क्यू आ जाएगा, फिर ई में एक कम करेंगे डी आ जाएगा, जी में एक कम करेंगे एफ आ जाएगा। तो वैसे ही आपको टाइगर को भी व्यवस्थित करना है। तो आर के पहले एक कम करेंगे कौन सा आएगा, तो क्यू आएगा, सभी में क्यू है। ई के पहले कौन सा आता है, डी आता है, 3 ऑप्शन में डी मिलेगा। जी के पहले क्या आता है, एफ आता है, तो 2 ऑप्शन में ऐसा है। आई के पहले कौन सा आता है, एच आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, QDFHS। ठीक है। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसमें प्लस माइनस करके ऐसे दिया गया है और ये संबंध वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ के खुद सॉल्व करिएगा। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पॉज करके, उसके बाद हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, विनीता। ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पॉज करके एक बार। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो शब्द युग्म दिया गया है, उसका जोड़ा जो है ऑप्शन में देखना है, उस तरह जो संबंधित है। जैसे चूहा कृंतक से संबंधित है तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो अंग्रेजी में भी यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। रैट रोडेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे व्हेल जो है स्तनपाणी, यहाँ सस्तन लिख उठा है क्योंकि स्तन होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, व्हेल मैमल, स्तनधारी प्राणी है यानी मैमल है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बयान दिए गए हैं उसे आपका निष्कर्ष निकालना है। कथन है, कुछ चूहे जो है सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद जो है सूअर हैं, सभी सूअर नीले हैं, कोई सूअर गधा नहीं है, सभी गधे लंबे हैं। तो निष्कर्ष है, कुछ लंबे सूअर नहीं हैं, कुछ चूहे सूअर हैं, सभी नीले गधे होने की संभावना है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे करके देखेंगे आप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, यानी कुछ लंबे सूअर नहीं है। वर्ष 2016 में भारत के में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया है। निम्नलिखित गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है। यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रतिग्राफ 1994 से 2000 तक 7 साल की अवधि के में मिथुन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। प्रतिशत दर्शा रहा है तो यदि 1998 में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। 1998 में कुल 21,200 पास हुए थे, देख सकते हैं 1998 में, यानी 80% लोग पास हुए थे जिनकी संख्या 21,200 थी। तो इसका आप अगर काउंट करेंगे, आप गुणा भाग करेंगे, 80% बराबर 21,200, तो 100% आप निकालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, 26,500। नेक्स्ट है, पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपयों में 3 कंपनियों एक्स, वाई और जेड के निर्यात के निम्नलिखित लाइन ग्राफ दिए गए हैं। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सालों में तीनों कंपनियों द्वारा कुल निर्यात का मूल्य एक समान था? कौन से ऐसे साल थे जिसमें दोनों साल में कुल कंपनियों का मिला के निर्यात एक समान रहा हो? तो आप जब इसका जो भी जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 1995 और 96 में। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो कक्षा में रोहन का रैंक क्या है? तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं, यानी दोनों से आंसर नहीं दिया जा सकता है। फिर दिया गया है, यहाँ पे आपको पढ़ना है, निर्णय लेना है, जो है कथन दिया गया है प्रश्न में, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें करेक्ट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, एक बार अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये आपको क्वेश्चन जो है पढ़ के इसका आंसर देना है। तो हम आंसर इसका बता दे रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कथन दिया गया है और उसके बाद धारणाएं दी गई हैं। कथन ऐसा है कि सरकार जो लोग पशु उल्लंघन पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। धारणा क्या है? सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। दूसरा है, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। अगला देखते हैं, ये भी कथन दिया गया है, आपको निष्कर्ष निकालना है। कथन ऐसा है कि कैल्विन क्लीन जीन्स का उपयोग करें, मेरे और मेरे कैल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता है। ये विज्ञापन पे दिया गया है। इसका निष्कर्ष ऐसा है कि पहला निष्कर्ष है, आकर्षक नारे यानी कैची स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं। यहाँ पे नहीं आप देख लीजिए, नहीं दिया गया है। दूसरा दिया गया है, लोगों को डार्क शेड वाला जीन्स पसंद आता है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे अगर है दिया गया होता तो करेक्ट होता, यहाँ पे लेकिन नहीं दिया गया, यानी आकर्षक नारे लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ना तो एक निष्कर्ष ना ही 2 पालन करता है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। यहाँ भी कथन और तर्क दिया गया है। कथन ऐसा है कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? तर्क है कि हाँ, वह स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। तो ये तो करेक्ट नहीं लग रहा है। दूसरा है, नहीं, जब तक उनकी नीतियाँ और योजनाएँ आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। ये सही है। तीसरा है, नहीं, यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। इसमें भी कथन दिया है, तर्क दिया गया है। कथन ये है कि क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक सामान और सेवा कर यानी जीएसटी के में जोड़ा जाना चाहिए? तो तर्क है कि हाँ, यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इससे कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। ये तो करेक्ट है। दूसरा है, हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। ये भी सही है। अगला है, नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो ए पहला और दूसरा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एबीसी सोसाइटी ने अपने सोसाइटी में फ्लैटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तों को रखा है। तो आप ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ये सारी शर्तें दी गई हैं, उस आधार पे आपको आंसर करना है। तो अब एक बार अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। आंसर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, फ्लैट आवंटित मत करो। 71 क्वेश्चन दिया गया है, आपको आकृति दी गई है और बाकी ऑप्शन में देखना है कि किसमें वो समाहित हो सकती है। ऐसी आकृति दी गई है तो ऐसी आकृति आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो डी में ऐसी आकृति बन रही है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। 72 क्वेश्चन दिया गया है, एक आकृति दी गई है, उसमें पूछा गया है कि बाकी चारों ऑप्शन में ये सारी चीज़ें किस में है। देख सकते हैं इसमें अगर ए वाले में देखेंगे ये दिया गया है पेन वाला, इसमें नहीं है। बी में देखेंगे तो इसमें जो है कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये देखिए ये वाला इसमें नहीं है। सी में देखेंगे इसमें ये वाला दिया गया है आपका, ये भी नहीं होगा। जबकि डी वाला देखेंगे उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि फिगर में दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ये पासा के ऊपर है। कपिल और धर्मा क्लब में 2 पासा के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने पासा को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया है। यदि x 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो x का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो बचा क्या है? इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के विपरीत देख लीजिए, दोनों अगर कॉमन है तो 4 इसमें 4 दिया गया तो 2 वाला ही इसमें करेक्ट होगा जो दूसरे में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। चित्र ए दिया गया है, उसमें देख के बताना है कि अगला जो है कौन सा आएगा। तो आप देख सकते हैं, आप इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा ये वाला आएगा इसके बाद। अगला देखते हैं। 75वां भी चित्र दिया गया है, उसमें बताना है कि अगला कौन सा आएगा। देख सकते हैं इसमें 2 तरफ जो है हेड दिया गया है और ये आकृति एक दूसरे की विपरीत है जो ऊपर नीचे दी गई है। और दूसरा जब उसके बाद आया है उसमें ये वाला इधर आ गया है और बाकी इसको दोनों को उलट दिया गया है। ब्लैक वाला वाइट हो गया, वाइट वाला ब्लैक हो गया है। तो इसके बाद कौन सा आएगा? तो सबसे पहले तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो इस कितने में है? तो केवल 1 और 2 3 आकृतियों में ऐसा है। और बाकी जो ब्लैक दिया गया है ये ब्लैक वाला वाइट हो जाएगा या वाइट वाला ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे में ऐसा दिया गया है, तो दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न आकृतियों के बीच अलग आकृति का चयन करें। अलग आकृति का चयन करना है तो देख सकते हैं इन दोनों का हेड जो है आपस में मिला हुआ है। इसका भी मिला हुआ है, इसका भी मिला है, इसका भी मिला है, जबकि ये है हेड एक ही तरफ है, दोनों का मिला नहीं हुआ है, दोनों का ऐसे है। जबकि अगर ऐसे होता तो ऐसा होना चाहिए था इसको, लेकिन ये उल्टा है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, निम्न आंकड़ों के बीच अलग अलग आंकड़े का चयन करें। अलग आंकड़े का चयन करना है तो देख सकते हैं एक बार ऐसे बना है, एक बार ऐसे बना है, अंदर और बाहर की तरफ है। इसमें भी सही है, इसमें भी ऐसा है, इसमें सब में है, लेकिन सी वाले में देख सकते हैं आप ये 4 दिया गया है, 1 2 3 4 और बाहर की तरफ केवल 2 दिया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प आपको देखना है ALBC CLDC GLHC। तो यहाँ पे तो L जो है सब में समान होगा, सब में दिया भी गया है। तो A के बाद C आया है तो यानी 2 बढ़ा है, C के बाद 2 बढ़ेगा, कितना आएगा? E आएगा। अब G यानी 2 2 बढ़ रहा है। A पहले नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है, G जो है किस नंबर पे आता है? G 7वें नंबर पे आएगा। यानी यहाँ पे 5वां नंबर, 5वां यानी F होना चाहिए। यहाँ पे E होना चाहिए। तो E वाला ऑप्शन एक ही दिया गया है, यही करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी L सब में कॉमन है और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया गया है AZA BWD CRI DKP। इसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ देख सकते हैं एक बढ़ रहा है, ABCDE। E तो आएगा, E सभी ऑप्शन में दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे Z के बाद W दिया गया है, उसके बाद R, उसके बाद K। तो Z का स्थान कौन सा होता है? 26 नंबर होता है, जबकि W का कितना होता है? 23 होता है, यानी 3 घट रहा है। उसके बाद R कितना होता है? 18 होता है, 5 घटा है। उसके बाद K कितना होता है? 12 होता है, 11 होता है। K का 11 होता है, 7 घटा है, यानी अगला जो कम होगा वो 9 कम होगा। जब 9 कम करेंगे K में से कितना आ जाएगा? 11 में से 9 गए 2, यानी कि B आ जाएगा। यानी पहले E आएगा फिर B आएगा। ऐसा कितने ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी आप देख सकते हैं यही वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी दिया गया है आपको, जैसा पहला दूसरे से संबंधित है वैसा तीसरा को संबंधित करना है। तो मैजिक को BHFZL दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है उसका एक कम इधर पहले में दिया गया है,
सी का एक कम बी, आई का एक कम एच, जी का एक कम एफ, जेड का एक कम आई का एक कम जेड और एम का एल। तो यहाँ पे एन के पहले क्या आता है, एम होगा, आई के पहले क्या आता है, एच होगा, बी के पहले ए के पहले जेड, सी के पहले बी। तो एम एच ए जेड बी, एम ए एच जेड बी किधर है, एम ए एच जेड बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का किस रंग का होगा। मानव रक्त पूछा है, ऐसा आपको बात पूरा अरेंज करना है कि अगर इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो लास्ट में जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मानव का रक्त हरा माना जाएगा। नेक्स्ट है, आकृति दी गई है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको हम आंसर बता दे रहे हैं, अरेंज करके आप देखेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहु संबंध वाला दिया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसको इसलिए आपको रीजनिंग अच्छे तरह से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी संबंध वाला नहीं कह सकते हैं इसको। इसमें आपको देखना है कि एक संयुक्त परिवार में माता पिता माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। यानी पुत्रों में 2 को 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले महिला देख लेते हैं। पहले एक माँ हो गई, 3 विवाहित पुत्र, यानी उनकी जो है औरत हो गई, यानी कि उनकी बीवियाँ हो गई, तो तीनों हो गई, एक माँ हो गई, 3 1 4 हो गया। उसके बाद पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियाँ हैं, 2 पुत्रियाँ हैं, यानी 4 पुत्रियाँ हैं, तो 4 हो गया, 4 4 8 हो गया और 1 के 1 पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। 1 अविवाहित पुत्री भी थी, यानी माँ हो गया, 3 विवाहित पुत्रों की जो है वाइफ हो गई, 3 1 4 4 1 5 और 4 पुत्रियाँ, 5 4 9 ये हो गई। पुरुषों की संख्या पूछे तो पिता हो गए, 3 पुत्र हो गए, 1 पिता प्लस 3 पुत्र, उसके बाद उनमें से 1 का 1 पुत्र, तो 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 9:5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कथन दिया गया है, आपको निष्कर्ष बताना है, ठीक है। देख लेते हैं आपको। कुछ पेपर पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें नोट हैं, तो यहाँ पे निष्कर्ष है कोई पेपर एक नोट नहीं है, कुछ नोट पेपर हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कुछ नोट पेपर है। अगला देखते हैं। एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करते हैं। ये आपको उल्टा पुल्टा एक दिया गया है, शब्द का जो है अक्षर उलट पुलट दिया गया है, इसको आपको सही से क्रम में व्यवस्थित करके जो है एक शब्द बनाना है। तो कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे जब आप व्यवस्थित करेंगे 2 3 5 से एडिशन लिख के आ जाएगा, एडिशन, ठीक है, एडिशन शब्द बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में के बीच में होते हैं। तो व्यवस्थित क्रम में आपको देखना है, तो देख सकते हैं GH, जी के बाद एच आता है, दोनों में उतना ही अंतर है। उसके बाद IJKLM, आई और एम में भी ठीक उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो टोटल 2 अक्षर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। पहला है, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तर्क है, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। दूसरा, नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, केवल एक मजबूत करता है, यानी हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
88 नंबर पे। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। पॉज करके आपको पूरी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है। हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। 88 का जो आंसर करेक्ट होगा डी आंसर। 89 क्वेश्चन है। यहाँ पे आकृति आपको दी गई है। अश्विनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्गों में से एक अन्य 4 की भांति समान नहीं है। उस विषम वर्ग का चयन कीजिए। आप सब देख सकते हैं एक अलग अलग पैटर्न पे है। लेकिन नीचे इधर घूमा है, उसके अपोजिट ये घूमा है। इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, लेकिन इसमें देखेंगे तो एक ही तरफ दोनों घूमे हैं। तो ऑप्शन 4 जिसमें दिया हुआ सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राफ दिया गया है। निरीक्षण के बाद आपको जो है बताना है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पे 2009-10 ऐसे ही लग रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देख के ही पता चल रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार अच्छे से ग्राफ देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी? 12, 33, 96। तो देख सकते हैं आप, पहले तीन गुना करके 3 कम किया गया है। 12 का 3 गुना 36 होगा, 3 कम किया 33 आ गया। 33 का 3 गुना जो है 99 हुआ, 3 कम किया 96 आ गया। ऐसे ऐसे किया गया है। तो 852 का जब 3 गुना करके 3 कम करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2553। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 3 गुना करके 3 कम किया गया है हर अगली संख्या में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी? 4, 9, 26, 105, 524। तो यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कैसे किया गया है। यहाँ पहले एक बार किया जा रहा है, डबल किया गया है 2 गुना, फिर 1 बढ़ाए उसमें 2 गुना करके +1, फिर 3 गुना करके -1, फिर 4 गुना करके +1, फिर 5 गुना करके -1, उसके बाद 6 गुना करके इसका +1 किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ गए होंगे आप। पहले 4 का डबल किया गया, फिर उसमें 1 जोड़ा गया। अगली बार जब किया जाएगा उसका 3 गुना किया जाएगा और 1 कम किया जाएगा। फिर उसके बाद 4 गुना किया जाएगा और 1 ज़्यादा किया जाएगा। यानी पहले प्लस किया जाएगा, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। ये तो गुणा करने के बाद करना है। तो पहले 2 गुना करना है, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, इसमें 6 गुना होगा। तो ऐसे करेंगे तो 3145 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा? B2, F8, J32, N128। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चौके 8, चौके 32, 32 चौके 128 ऐसे करना है। तो 128 का आप 4 गुना करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी 512, R 512। ठीक है, यहाँ पे 4 बढ़ाया गया है। 4 बढ़ाए, यहाँ पे B 2 होता है, F 6 होता है। 4 2 6, 6 4 10, J आ गया 10, 4 14, 14 4 18, 18 पे R होता है और बाकी 4 गुना करेंगे तो R 512 आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर समूह कौन सा होगा? BAC, CAB, DAC, EAD। देख लीजिए, ये तो सब में समान है तो ये तो बीच में रहेगा। B के बाद C दिया गया है, C के बाद B, यानी उल्टा कर दिया गया। इधर B था तो इधर आ गया, इधर C था तो पहले पे आ गया। इसी तरह D इधर पहले पे था, उधर लास्ट में चला गया, इधर था पहले पे आ गया। तो ABCDE हो गया। तो अगला होगा F होगा पहले नंबर पे, उसके बाद A, फिर G होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है? तो विषम संख्या देखनी है तो एक तो ये हो गया, 2 के बाद 3 आया है, 2 के बाद 1 आया है, 2 हो गया, 2 उसके बाद 2 के 5 3 हो गया, उसके बाद 2 के बाद 6 आया है तो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। एक ये हो गया, तो कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 बार आया है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ये संख्याएं दी गई हैं। यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा? आपको ये कहा गया है जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनमें से एक कम करना है। जैसे यहाँ पे 9 है, 9 में 1 कम करेंगे 8 आ जाएगा।
और सारे सम संख्याओं में 1 जोड़ा जाता है। जैसे 629 है, इसमें 6 सम है तो इसमें 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 2 भी सम है, इसमें 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 9 विषम है, इसमें 1 कम करेंगे 8 हो जाएगा। ऐसे 812 को करना है, 8 सम है तो 1 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 9। 1 विषम है, इसमें 1 कम करेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह जब आप करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या में दूसरा जो सबसे उच्चतम संख्या होगी 898 होगी, ऑप्शन बी। यदि गुणे का अर्थ योग, भाग का अर्थ घटाव, प्लस का अर्थ गुणा और ऋण का अर्थ भाग है तो इसका क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा करेक्ट होगा, कि हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 477। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संकेतों की अदला बदली करनी पड़ेगी। अदला बदली आपको करनी है ऐसा जिससे -1 आंसर आ जाए, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्लस और माइनस की अदला बदली करनी पड़ेगी। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। रिस्पॉन्ड, रिवाइज, रिमेंबर, रिपीट, रिफील और रिग्रेट। जब शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लीजिएगा आप एक बार। नेक्स्ट है, आखिरी क्वेश्चन है। तो यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर 10वें लेटर के साथ बदलता है और इत्यादि, तब नवनिर्मित शब्द में लेटर बी के बाद कौन सा लेटर आएगा? आप देख सकते हैं, पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिए। पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, यानी पहले पे ई आ जाएगा, आखिरी में टी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा लेटर 10वें लेटर के साथ बदलता है, दूसरा 10वें के साथ, इधर सी आ जाएगा, इधर यू आ जाएगा। उसके बाद इसी क्रम में होता है, आर की जगह एन आ जाएगा, एन की जगह आर आ जाएगा, एन आर। ऐसे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आर। बी के बाद कौन सा लेटर आएगा? तो आर आएगा, जब आप पूरा व्यवस्थित कर लेंगे तब। तो दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, जो 2018 में जो 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऐसे ही PDF मिलता रहेगा और सारी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।